वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए लेक्चर के साथ चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज़ को लेकर आए। इंशाल्लाह इसके तमाम कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी एमसीक्यूज़ की तरफ। चैप्टर नंबर 7 की जो पहली एमसीक्यूज़ है, इसमें लिखा है फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द फ्लो रेट इज। पहले मैं इसके ऑप्शन आपको डिस्प्ले कर दूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसमें हमसे क्या चीज़ पूछी गई। सबसे पहली बात होगी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड किसको कहते हैं। याद रखिएगा कि तमाम जो फ्लूइड्स होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि हम अगर उन पर प्रेशर अप्लाई करें तो वो स्लाइटली अपने वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। इसको कहते हैं कंप्रेशन या कंप्रेस हो जाना। और इनकम्प्रेसिबल एक आइडियल सिचुएशन है जिसमें हम किसी फ्लूइड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करें और उसके अंदर किसी किस्म का वॉल्यूम का चेंज ना आए, तो हम कहेंगे कि वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो याद रखिएगा कि अगर किसी ऐसे फ्लूइड जो कि इनकम्प्रेसिबल हो उसे किसी पाइप के थ्रू पास किया जाए तो उसका जो फ्लो रेट होता है वो हमें बताना है कैसा होता है। तो फ्लो रेट को एक और नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। यानी हमें ये पता करना होता है कि उसके हर सेक्शन से पर सेकंड कितना वॉल्यूम लिक्विड का या फ्लूइड का फ्लो कर जाता है। तो आप देखें कि इसके लिए हमें यूज करना है कंटिन्यूटी इक्वेशन। वैसे तो मैं डायरेक्टली भी आंसर आपको बता सकता हूं, लेकिन हम तमाम आंसर उसके प्रूफ के साथ देखेंगे। तो हमारी एक कंटिन्यूटी इक्वेशन है जो हमें बताती है कि किसी पाइप में अगर कोई फ्लूइड या कोई लिक्विड फ्लो कर रहा हो तो उस पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और जो फ्लूइड की वेलोसिटी होती है उनका प्रोडक्ट हमेशा हर सेक्शन पे कांस्टेंट रहता है। तो ये जो A इंटू वी लिखा है तो ये एरिया उस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और V जो है वेलोसिटी है उस फ्लूइड की जो कि पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है। तो अब हम इसको मजीद आगे सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको यूनिट के जरिए सॉल्व करेंगे। देखिए मैं एक ही जगह उसकी यूनिट रख देता हूं जो कि मीटर स्क्वायर है, इसी तरह वेलोसिटी की जगह उसकी यूनिट रख देता हूं मीटर पर सेकंड। तो आप देखें कि जो मीटर स्क्वायर और मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर क्यूब बन जाएगा तो मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा और राइट साइड पे कांस्टेंट एज इट इज चल रहा है। अब अगर आप पहचान सकते हैं कि ये ऊपर जो मीटर क्यूब लिखा है ये क्या चीज है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो मीटर क्यूब रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को और सेकंड रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं वॉल्यूम अपॉन टाइम, और इसी वॉल्यूम अपॉन टाइम को हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। तो बेटा आप देखोगे वॉल्यूम अपॉन टाइम किसके इक्वल आ रहा है, कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम फ्लो रेट किसी भी पाइप के थ्रू कांस्टेंट रहता है। इससे हमें हमारा आंसर जो है वो मिल जाता है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है बी वो कांस्टेंट थ्रू आउट द पाइप शो कर रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। इसमें कहा गया बर्नौलीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ अ फ्लूइड थ्रू अ ट्यूब। आप देखिए मैंने इस हॉरिजॉन्टल फ्लो को रेड कलर से शो किया, उसकी रीजन आपको बताता हूं। द सम ऑफ द प्रेशर एंड एनर्जी ऑफ मोशन। अब इस वर्ड को भी गौर से देख लें, ये भी रेड कलर से मार्क किया गया है। पर यूनिट वॉल्यूम इज, यानी बर्नौली प्रिंसिपल हमें एक मैथमेटिकल रिलेशन बताता है प्रेशर और टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, जो कि किसी लिक्विड पे किसी फ्लूइड पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए ये हमारे ऑप्शंस हैं जिनमें से हमें राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि बर्नौली प्रिंसिपल है क्या। उसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म है, वो पहले मैं आपके सामने डिस्प्ले कर दूं। ये कहलाती है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल, जो कहता है कि प्रेशर, एक टर्म तो प्रेशर पी हो गई, और ये जो बाद की जो दो टर्म्स हैं इनमें से फर्स्ट टर्म जो है वो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को शो करती है और जो दूसरी टर्म है वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है। आप यकीनन काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर की फॉर्म में देखने के आदी हैं, लेकिन यहां पर मास की जगह रो डेंसिटी लिखी है और डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह जो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है वो रो जीएच है। हमें पता है कि रो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो अगर हम इसको मास अपॉन वॉल्यूम की फॉर्म में लिखें तो mgh अपॉन v बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इन सब का सम जो है वो कांस्टेंट होता है। अब आपको जो मैंने एमसीक्यूज के अंदर आपको एक वर्ड शो किया था
जो हॉरिजॉन्टल फ्लो जो आपको याद कराया था कि रेड मार्क किया गया है, उसकी अब वजाहत हम कर सकते हैं। याद रखें कि जब भी कोई लिक्विड हॉरिजॉन्टली फ्लो करता है तो हम इसका मतलब ये अज्यूम करते हैं कि उसकी कोई हाइट नहीं है, वो एक ग्राउंड लेवल के ऊपर फ्लो कर रहा है, तो हम इसकी हाइट को जीरो कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड टर्म है इसमें ये पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म को हम जीरो कर देते हैं, क्योंकि हमारी एमसीक्यूज के अंदर वो वर्ड हमें इसका एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जी आपने हॉरिजॉन्टल फ्लो की वजह से इसको जीरो कर देना है। अब हमारे पास दो टर्म बच गई, इसमें एक है प्रेशर और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब वो जो दूसरा वर्ड मैंने हाईलाइट किया हुआ है एमसीक्यूज में रेड कलर से, एनर्जी ऑफ मोशन, हमें अच्छी तरह पता है कि एनर्जी ऑफ मोशन से कौन सी एनर्जी बनती है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी पाई जाती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो अब जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है वो कुछ ऐसा होगा, और हम इस हाफ रो वी स्क्वायर को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस रो को मास अपॉन वॉल्यूम के फॉर्म में लिख देते हैं। तो अब ये बन जाती है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये किसके इक्वल आ रही है, कांस्टेंट के इक्वल आ रही है। तो अब जरा इसको देखते हैं कि ये रिजल्ट जो है हमारा ये किस तरह से लिखा जा सकता है। तो ऊपर हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, नीचे डिवाइड में वॉल्यूम है। तो अब ये हम इसको अगर रीड करें तो हमें जो है वो समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये कहता है कि प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो रिजल्ट है, जो सम होता है, वो कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। तो याद रखना कि प्रेशर और जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, जो एनर्जी ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करती है, इन दोनों चीजों का सम इक्वल होता है कांस्टेंट के। ये बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपनी एमसीक्यूज की तरफ। Which of the following is associated with the law of conservation of energy in fluids? अब ये एमसीक्यूज तो बहुत सिंपल सी है। अभी हमने इस एमसीक्यूज नंबर 2 के अंदर पूरी डिटेल में जो है वो बर्नौली प्रिंसिपल के बारे में बात की। बर्नौली प्रिंसिपल जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, यानी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को और प्रेशर के सम को कांस्टेंट शो करता है। तो इससे पता चलता है कि ये जितने यहाँ पर हमें प्रिंसिपल्स लिखे गए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, पास्कल्स प्रिंसिपल्स है, बर्नौली है, या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, तो इसमें बर्नौली जो है वो हमें प्रोवाइड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम इसको चूज कर लेंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 पर आते हैं। इसमें लिखा है एज द स्पीड ऑफ अ मूविंग फ्लूइड इंक्रीजेस द प्रेशर इन द फ्लूइड, यानी अगर किसी ट्यूब के अंदर, किसी पाइप के अंदर कोई फ्लूइड मूव कर रहा हो एक स्पीड से, और उसकी स्पीड किसी पॉइंट पर इंक्रीज कर दी जाए, तो उस पॉइंट पर प्रेशर, जो फ्लूइड प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है, वो डायनामिक प्रेशर कहलाता है। तो उस मूविंग फ्लूइड के उस प्रेशर की वैल्यू क्या होती है। तो अब देखिए इसके ऑप्शन हमें दिए गए। अब हम इसको समझते हैं इस वेंचुरीमीटर से। हमें पता है कि ये वेंचुरीमीटर है और ये हमें प्रोवाइड करता है ये एक आसानी कि हम इसमें एरिया एक पॉइंट पे कम रखते हैं, एक पॉइंट पे ज्यादा रखते हैं। तो आप जरा गौर करें, इस फिगर में क्लियरली नजर आ रहा है कि जो इसका लेफ्ट वाला पार्ट है वहां पर एरिया बड़ा है, वेलोसिटी स्लो है। तो जब वेलोसिटी स्लो होगी तो हमें नजर आ रहा है कि उसका जो प्रेशर है वो बैरोमीटर या उस ट्यूब के अंदर हमें ज्यादा हाइट की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, वहां पर प्रेशर यकीनन फ्लूइड का ज्यादा है। और अगर हम इस नैरो पार्ट पर आते हैं तो आप देखें कि जो इसकी नेक है, ये नैरो पार्ट है, यहाँ पर वेलोसिटी एकदम बढ़ गई, और अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो आप देखें कि जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया। तो अब एमसीक्यूज में क्या लिखा था कि जी आपको बताना है कि अगर ऐसा हो जाए कि एक ट्यूब के अंदर किसी रीजन से फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए तो उसके प्रेशर पे क्या इफेक्ट आता है, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो हमने इसको डिक्रीज को सिलेक्ट करना है। अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। जो फिफ्थ एमसीक्यूज इसमें लिखा है इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ पाइप डिक्रीजेस, अगर किसी भी पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज कर दें, व्हाट हैपेंस टू द फ्लूइड वेलोसिटी, तो उसकी फ्लूइड वेलोसिटी के साथ क्या होगा। अब देखिए ये एक तरह की रिवर्स हो गई। अभी हमने जो एमसीक्यू नंबर 4 में देखा था, ये समझे उसका बिल्कुल रिवर्स पार्ट है कि अभी हमने देखा कि वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो
प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इसमें लिखा है कि अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज कर दें तो वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन से मिलता है, और वो अभी हमने एमसीक्यूज नंबर 2 में भी देखा था। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या बताती है कि किसी भी दो पॉइंट पर अगर हम चेक करना चाहें किसी ट्यूब के अंदर, तो जो प्रोडक्ट होता है एरिया और वेलोसिटी का वो हमें सेम मिलता है। तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं जनरल फॉर्म में कि ये जो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब सोचिए अगर मैं इस a को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं तो ये जाकर दूसरी तरफ डिवाइड कर जाएगा, और इस कांस्टेंट को इक्वल टू साइन को हटा दिया जाए तो वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी एरिया के। तो अब ये रिजल्ट हमें अपने फाइनल आंसर तक पहुंचा देगा। तो अभी रिजल्ट क्या बताता है कि वेलोसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें अगर मैं इस एरिया को कम कर दूं तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हम इस एरिया को बढ़ा दें तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारी एमसीक्यूज में क्या लिखा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने डिक्रीज करना है, तो इसका मतलब इस रिलेशन के मुताबिक वेलोसिटी यकीनन इंक्रीज हो जाएगी। तो हम इंक्रीजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये हमारी एमसीक्यूज नंबर 5 हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज, एमसीक्यूज नंबर 6। A skydiver falls through the air at terminal velocity. The force of air resistance on him. यानी एक स्काई डाइवर है जो कि एक एरोप्लेन से जंप करता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ आता है। तो आपने अक्सर टेलीविजन पे देखा होगा कि जब स्काई डाइवर एरोप्लेन से जंप करता है तो वो फौरन अपना पैराशूट ओपन नहीं करता। तो हम देखते हैं कि वो बहुत तेजी से नीचे आ रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रही होती है जो कि उसका वेट होता है। वो वेट उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करवाता जाता है, लेकिन जब वो ये देखता है कि एक खास हाइट तक पहुंच गया तो वो अपना पैराशूट ओपन कर लेता है, और जब पैराशूट ओपन करता है तो उसमें एयर फिल हो जाती है और वो एयर एक अपोजिट फोर्स क्रिएट करती है और वेट को बैलेंस करने की कोशिश करती है। अब ये एक सिंपल सा रिलेशन, एक सिंपल सी बात है जो कि न्यूटन के लॉज में भी बताई गई है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लें तो वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन अगर वो मूविंग कंडीशन में है तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर वो आगे मूव करेगा। तो शुरू में तो ये शख्स बहुत तेजी से इंक्रीजिंग वेलोसिटी से नीचे आ रहा था, लेकिन जैसे ही पैराशूट ओपन होता है और ये एयर की रेजिस्टिव फोर्स, अपवर्ड फोर्स उसके वेट को बैलेंस करती है, तो उस लम्हे उसके बाद जो भी वेलोसिटी होगी बस उसी वेलोसिटी से फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आता जाएगा, और उस वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव होती है? टर्मिनल वेलोसिटी उस वक्त अचीव होती है कि जब अपोजिट फोर्सेस आपस में बैलेंस के इक्वल हो जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एयर की रेजिस्टेंस है वो इस शख्स के वेट के इक्वल होगी, तभी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी। तो ये इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं 7th एमसीक्यूज की तरफ। Wind is speeding up as it blows over the top of a hill। कि देखें कि अगर हम किसी हिल स्टेशन पर हैं या किसी ऐसे एरिया में जहां पर के पहाड़ बने हुए हैं, जैसे कि ये फिगर के अंदर दिखाया गया, तो होता क्या है कि जो उसके टॉप वाला पार्ट होता है इस माउंटेन का या हिल का, तो वहां पर जो एयर है वो बहुत तेजी से ब्लो करती है, बहुत तेजी से विंड आगे की तरफ मूव करती है। तो अब हमें ये बताना है कि इस विंड की स्पीड बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा। तो अब याद कीजिए फिर वही एमसीक्यू जो अभी हम पहले पढ़ चुके कि जब भी स्पीड इंक्रीज होती है तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो आप देखें कि ये मैंने कैलकुलेशन भी इसके अंदर कर रखी है, इसकी कोई खास जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ आपको एक प्रूफ मैथमेटिकली भी मैं आपको दिखा देता हूं कि ये हमारा जो बर्नौली इक्वेशन है वो हमने इस फॉर्म में लिखी है जिसमें हाइट को हमने 0 कंसिडर किया हुआ है और जो मोशन है हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी एमसीक्यूज में स्पीड का जिक्र आ रहा है। तो प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट होता है, ये बर्नौली इक्वेशन कहती है। अब हम इसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज रखकर चेक करते हैं कि हमारे वेलोसिटी के इंक्रीज होने से इस प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये इक्वेशन भी हमें इसकी इंफॉर्मेशन देती है कि देखें अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करें तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ये रिजल्ट अब कैसे प्रूव करें, तो देखिए मैंने कुछ नंबर से कैलकुलेशन से इसको प्रूव किया है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये सिचुएशन है कि जिस जगह पर ये एयर ब्लो कर रही है वहां पर जो प्रेशर है वो 100 यूनिट है और जो एयर है
उसकी जो डेंसिटी मतलब 1.20 होती है, और वेलोसिटी को हमने अज्यूम कर लिया ऐसे ही कि 10 मीटर पर सेकंड है। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 160 यूनिट, यानी इन दोनों का जो सम है वो 160 यूनिट आता है। अब हमने क्या करना है, इस अपनी एमसीक्यूज को चेक करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए इसके अंदर चेंज लाकर देखना है कि अगर वेलोसिटी को हम चेंज करते हैं तो प्रेशर पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो याद रखना इक्वेशन कहती है कि वेलोसिटी को आप चेंज करेंगे तो प्रेशर तो चेंज होगा, लेकिन दोनों का सम कांस्टेंट ही रहना चाहिए, यानी जो आंसर पहले आया वही आंसर बाद में भी आना चाहिए। तो अब देखें कि ये मैंने इसको चेंज किया कि जो वेलोसिटी थी वो पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, मैंने वेलोसिटी को इंक्रीज करके 15 मीटर पर सेकंड कर दिया। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर 15 और ये तमाम चीजें सॉल्व करके P प्लस 135 इक्वल टू 160। अभी मैंने 160 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो सम है इसको तो कांस्टेंट ही रहना है। तो अगर मैं 135 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं तो प्रेशर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 25 यूनिट। अब ये कैलकुलेशन क्लियरली शो कर रही है कि जब भी आप वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली अपने आप को इस तरह एडजस्ट करेगा कि जो टोटल आंसर है वो कांस्टेंट रहे। तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा एक रिजल्ट हमें मिल गया। हम इससे अपना आंसर जो है इसमें से चूज कर सकते हैं कि वेलोसिटी के इंक्रीज होने से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाएगा। अब यही एग्जाम्पल, यही चीज जो है वो एरोप्लेन के लिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है कि जब भी एरोप्लेन को लिफ्ट करना हो तो आपने देखा होगा कि रनवे के ऊपर वो एक खास स्पीड से पहले जो है वो अपनी पोजीशन लेता है, मूव करता है, और उसकी मोशन से जो एयर है वो इस विंग के अपर पार्ट पर जो है वो तेजी से मूव करती है, जबकि लोअर पार्ट पर जरा स्लो मूव करती है। नतीजा निकलता है कि एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, ऊपर वाला प्रेशर हाई स्पीड की वजह से कम हो जाता है, नीचे वाला प्रेशर ज्यादा होता है, नतीजतन एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट होती है और इस एरोप्लेन को एक लिफ्ट मिलती है जो कि इसको हवा में उड़ने में मदद करती है। बहरहाल ये एक एक्स्ट्रा बात थी जो मैंने साथ इसके एक्सप्लेन कर दी। बस आपने सिंपल याद रखना है कि वेलोसिटी जब भी इंक्रीज होगी तो जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। A fluid is undergoing incompressible flow। देखिए फिर ये वही incompressible flow आ गया, और मैंने इसका मतलब उस वक्त भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, फिर सुन लें कि incompressible का मतलब है कि अगर हम किसी भी फ्लूइड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करें और उस प्रेशर से उसके वॉल्यूम के अंदर कोई चेंजेस ना आए, उसके मास के अंदर कोई चेंजेस ना आए, तो हम उसे कहते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब है कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जब आपने प्रेशर अप्लाई किया ना मास चेंज हुआ ना उसकी वॉल्यूम की वैल्यू चेंज हुई, तो डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। तो याद रखना इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कौन सा है, जिसकी डेंसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है। तो हमने डेंसिटी को जो है ऑप्शन के तौर पे सिलेक्ट कर लिया। अब हम आते हैं 9th इसकी एमसीक्यूज की तरफ। अ फ्लूइड इज अंडरगोइंग स्टडी फ्लो। अब देखें इसमें वर्ड चेंज कर दिया, वहां इनकम्प्रेसिबल फ्लो था, यहां पर स्टडी आ गया। तो याद रखना जब भी स्टडी का वर्ड आए, स्टडी का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम किसी फ्लो को देख रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, हर पॉइंट के ऊपर अगर हम उसको चेक करते हैं उसकी स्पीड हमें जो है वो हर पॉइंट के ऊपर फिक्स मिलती है इंक्रीजिंग टाइम के साथ, तो हम उसको कहते हैं स्टडी फ्लो। तो अब इसमें से हम वही ऑप्शन चूज करेंगे जिसके अंदर वेलोसिटी का जिक्र है। तो ये हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है स्टडी फ्लो में, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। अब हम आते हैं इसकी आखिरी जो एमसीक्यूज है। The equation of continuity for fluid flow can be derived from the conservation of। ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है जो अभी हमने इससे पहले भी एमसीक्यू में यूज की, यानी एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है। तो याद करें मैंने उसमें वॉल्यूम फ्लो रेट उसको कहा था और प्रूफ भी किया था कि वो वॉल्यूम फ्लो रेट के इक्वल होता है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट किसका वॉल्यूम, तो यकीनन वो किसी भी फ्लूइड का मास होता होगा जो उस वॉल्यूम के अंदर फ्लो कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड है कि हर पॉइंट के ऊपर जो फ्लो है वो सेम है। इसका मतलब यह है कि हर पॉइंट के ऊपर जो मास है वो इक्वल क्वांटिटी में पास हो रहा होता है किसी भी ट्यूब से, किसी भी जो है वो एक पाइप से जहां से कि फ्लूइड को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बेटा अब ये हमारी 10 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की एमसीक्यूज का आपको जो लेक्चर है वो फौरन ही मिल जाएगा। इसको अच्छी तरीके से देखना है और स्टडी करना और इसके कॉन्सेप्ट को सीखना है। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।